Hello everyone, myself Dr. भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम केमिकल बॉन्डिंग थर्ड वीक इंटरैक्शंस के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे टॉपिक का नेम है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बंध के प्रकार। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, देन हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था। आइए सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन बंध मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसे हम इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, जिसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखें, इंग्लिश वर्ड में दोनों में एक तो आएगा, अंतरा के लिए आता है इंटर और अंतः के लिए आता है इंट्रा, दोनों में ये डिफरेंस है। अब हम इन दोनों टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड का या डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसे हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें किस प्रकार से बंध होता है, किस प्रकार से दो भिन्न भिन्न अणुओं के ऋण विद्युत परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध आता है, उसे हम अंतराणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हुई कि जब हाइड्रोजन बंध किनके मध्य आना चाहिए? दो भिन्न भिन्न अणुओं के ऋण विद्युती परमाणुओं के मध्य होता है। दो भिन्न भिन्न मॉलिक्यूल होने चाहिए और उनके मध्य अगर हाइड्रोजन बंध आता है तो उसे हम कहेंगे इंत्रा अणुक या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? अब देखिए, आकर्षण दो अलग अलग अणुओं के मध्य होगा और समस्त अणु एक दूसरे के समीप आते जाएंगे, क्योंकि वो अट्रैक्शन आगे भी उन मॉलिक्यूल पर लागू होगा। दूसरे शब्दों में हम इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध से सदैव जो मॉलिक्यूल होंगे उनका क्या होगा? एसोसिएशन होगा, संगुणन होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। उदाहरण के तौर पर जिनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, उसके उदाहरण हैं आपके HF, H2O, NH3, ROH आदि। ये जितने भी उदाहरण हैं ये सब अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के हैं और ये आपस में इस प्रकार से संगुणित होते हैं। देखिए, कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। ये H2O का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका स्ट्रक्चर देखिए आप। इस प्रकार से ये H, ये ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन, और दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसका ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। पहले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन, इन दोनों के मध्य हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया है। तो एक तरफ तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, और इसी प्रकार का अट्रैक्शन इनमें आगे तक कंटिन्यू रहेगा और एक संगुणन के रूप में आपको एसोसिएशन के रूप में इनकी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं, NH3 का भी ले सकते हैं, ROH का भी ले सकते हैं, और उनमें भी दो मॉलिक्यूल के ऋण विद्युतीय परमाणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध आएगा। देखिए इस NH3 में, देखिए इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के मध्य हाइड्रोजन आ गया, और यही कंटिन्यूएशन आगे तक मॉलिक्यूल पर रहेगा। इसी प्रकार से ROH में भी यही एक प्रकार की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के फलस्वरूप क्या होगा? मॉलिक्यूल में, जैसा कि पहले भी बताया, कि क्या हो जाएगा? एसोसिएशन हो जाएगा, और इस एसोसिएशन के कारण उनके कुछ गुण प्रभावित होंगे। और कौन कौन से गुण प्रभावित होंगे? तो आप देखिए,
कि अंतराणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा यौगिकों के जो गुण प्रभावित होंगे, जिसे हम कहें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यू कंपाउंड्स एक्सप्लेन्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहली प्रॉपर्टी है जो इसके द्वारा प्रभावित होगी वो है आपकी H2O और H2S की फिजिकल स्टेट। देखिए इसके कारण जो सामान्य तापक्रम है, सामान्य ताप है, उस पर H2O एक कैसा होता है, लिक्विड होता है, द्रव होता है, जबकि H2S कैसी होगी, एक गैस होगी। इसका क्या कारण है? इसका कारण यही इंटरमोलिक्यूलर या अंतराअणुक हाइड्रोजन बंध है। कैसे? आप देख रहे हैं H2O में जो ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय एलिमेंट है वो O है और H2S में ऋण विद्युतीय एलिमेंट S है। अब इन दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस पर डिपेंड करेगा। कैसे? देखिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे अधिक है? सल्फर से अधिक है। और सल्फर से अधिक होने के कारण जो H2O में इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड होगा वो H2S की तुलना में स्ट्रॉन्ग होगा, जिससे क्या होगा कि H2O के जो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा वो भी कैसा हो जाएगा, वो और नज़दीक नज़दीक होगा। तो और नज़दीक होने के कारण क्या होगा कि H2O के जितने भी मॉलिक्यूल है वो नज़दीक आ जाएंगे और नज़दीक होने के कारण एक प्रकार से जो बहुलीकृत होकर वो झुंड के रूप में या क्या बनाएंगे, एक क्लस्टर के रूप में रहेंगे। और देखिए इस प्रकार से क्लस्टर फॉर्म ये बन जाएगी, इस प्रकार से चतुष्फलकीय संरचना के रूप में ये एक झुंड बना लेंगे। और सामान्य परिस्थितियों में जो H2O है या जल है द्रव के रूप में होगा। इसी प्रकार से इसके पैरेलल अगर आप H2S पे ध्यान देंगे तो देखिए H2S में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या है, इसमें अभाव है H2S में, और इस कारण से ये एक दूसरे से कैसे रहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड के अभाव के कारण अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा। अट्रैक्शन फोर्स नहीं होगा तो ये दूर दूर रहेंगे और दूर दूर होने के कारण जनरल सिचुएशंस में H2S क्या होगा, एक गैस होगी। अब यदि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, अगर हम ऐसा माने कि अगर जल में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो वह गैस अवस्था में होता, और अगर गैस अवस्था में होता तो जल ही नहीं होता, और जल ही नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसे होती और शायद हम जीवित भी कैसे रहेंगे। क्योंकि किसी भी ग्रह या उपग्रह में जीवन की संभावना जल की खोज के बाद ही पॉसिबल होती है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो किस प्रकार की ये पॉसिबिलिटी होती, किसमें, H2O में। दूसरा क्या है जो इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है। जैसा कि आप पिछली क्लासों में भी ये पढ़ते हुए आए हैं कि जो पानी, बर्फ का घनत्व पानी से कम क्यों होता है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर। देखिए इसका भी क्या कारण है कि जो डेंसिटी कम होती है, बर्फ के जो जब क्रिस्टल बनते हैं तो क्रिस्टल बनते समय अणुओं में परस्पर हाइड्रोजन बॉन्ड इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि प्रत्येक ऑक्सीजन, ये ध्यान देने वाली बात है कि जब वो व्यवस्थित होंगे तो वहाँ पर जो ऑक्सीजन परमाणु होगा वो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा रहेगा। और उन 4 हाइड्रोजन परमाणुओं में भी क्या होगा कि 2 से तो वो ऑक्सीजन सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहेगा, और जो शेष 2 हैं हाइड्रोजन, उनसे वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहेगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि जो H2O का प्रत्येक अणु चतुष्फलकीय रूप में 4 अन्य अणुओं द्वारा घिर जाएगा और एक ओपन केज जैसी आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी या स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। देखिए ये बर्फ की चतुष्फलकीय संरचना, ये ओपन केज जैसा लग रहा है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से अन्य भी मॉलिक्यूल जुड़ते चले जाएंगे तो यहाँ एक केज बन जाएगा, ऐसे यहाँ एक केज बन जाएगा, यहाँ भी एक केज बन जाएगा, और इस संरचना में बहुत अधिक खुला स्थान रिक्त रह जाएगा। देखिए ये बीच में स्थान रिक्त रह गया, ऐसे यहाँ भी रिक्त रहेगा, यहाँ भी रहेगा। और रिक्त होने के कारण जो बर्फ की डेंसिटी है वो जल की तुलना में कैसी हुई, कम हुई। क्यों?
क्योंकि उनके मध्य रिक्त स्थान बच गया है। तीसरा इंट्रामोलिकुलर के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का जल 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सिकुड़ता है। There is a contraction in water when it is warmed from 0 to 2 डिग्री सेल्सियस से अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए कैसे, इसका क्या कारण है कि 0 डिग्री सेल्सियस के जल में जो हाइड्रोजन बंध है उसी के कारण दो अणुओं के मध्य एक निश्चित दूरी स्थापित रहेगी, और जब इसे गर्म किया जाएगा तो नेचुरल है कि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के कारण जल के अणु क्या हो जाएंगे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो परस्पर एक दूसरे के पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो जल का आयतन क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये तो 0 डिग्री सेल्सियस की सिचुएशन में है। अब अगर 4 डिग्री सेल्सियस से या और अधिक गर्म करने पर जल के अणुओं की कौन सी एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो अणु क्या होंगे, एक दूसरे से फिर से दूर होने लगेंगे, और दूर होते ही उनका जो आयतन है वो कैसा होगा, एक्सपेंशन होगा, प्रसार होगा, और उस प्रसार होने के कारण बढ़ने लगता है। तो इसीलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम है और घनत्व सबसे अधिक है। ये कई बार जनरली पूछ लिया जाता है, तो इसका यही कारण है, हाइड्रोजन बंध के टूटने के कारण। चौथा जो टाइप है, चौथा जो जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं गुण को, वो है हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्ल सामर्थ्य, एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एसिड हैलाइड्स। इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हाइड्रोजन हैलाइड कोवेलेंट यौगिक होते हुए भी क्या मुक्त करते हैं, प्रोटॉन मुक्त करते हैं, और प्रोटॉन मुक्त करेंगे तो किसकी भांति व्यवहार करेंगे, प्रबल अम्लों की भांति व्यवहार करेंगे। इसका कारण क्या है कि हाइड्रोजन की तुलना में जो हैलोजन है उनकी विद्युत ऋणता का मान कैसा होगा, अत्यंत उच्च होगा, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणता का मान तो अधिक होता है, जिससे हाइड्रोजन और हैलोजन बंध में अत्यधिक ध्रुवता होगी, क्योंकि एक की विद्युत ऋणता बहुत अधिक है और दूसरे की कम है, तो एक पर तो डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा, और उससे क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में मुक्त हो जाएगा। और हैलोजनों की विद्युत ऋणता में भी अगर आप देखेंगे तो ये विद्युत ऋणता कहाँ से कहाँ तक घटती है, फ्लोरीन से आयोडीन तक घटती जाएगी, और फ्लोरीन से आयोडीन तक घटते जाने के कारण जो अम्ल सामर्थ्य है वो भी इसी क्रम में घटेगी। HF से HI तक अम्ल सामर्थ्य का मान भी घटना चाहिए, लेकिन इसी क्रम में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की है उसकी प्रबलता घटती जाती है, और इनकी अम्ल सामर्थ्य किस प्रकार से बढ़ती है, देखिए ये HF, HCl, HBr और HI, इनकी अम्ल सामर्थ्य इस प्रकार से बढ़ती जा रही है। HI की सबसे अधिक, Br की कम, HCl की और कम, और HF की और कम। अब इस क्रम में देखेंगे कि HF के अगर pKa का मान देखें तो अपेक्षा से बहुत अधिक है, 3.2, अर्थात ये अपेक्षा से बहुत अधिक दुर्बल अम्ल है। क्यों? क्योंकि प्रबल हाइड्रोजन बंध के कारण यह प्रोटॉन को आसानी से मुक्त नहीं कर पाता है। अब HCl में देखें कि HCl में भी दुर्बल हाइड्रोजन बंध है और यह HBr की तुलना में काफ़ी दुर्बल है, लेकिन HBr और HI में हाइड्रोजन बंध की संभावना ही नहीं है। यहाँ पर क्या है, केवल HI की अधिक बंध लंबाई और बंध सामर्थ्य के कम होने के कारण HBr से थोड़ा सा अधिक प्रबल है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हैलाइडों की अम्ल सामर्थ्य को भी इंटरमोलिकुलर बॉन्ड के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पांचवा आपका प्रभाव है, वो है आपका पांचवा कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के हाइड्राइडों के गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। आप देखिए 4th ए जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 4th ए, 5th ए, 6th ए एंड 7th ए के हाइड्राइडों के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को अगर ग्राफ
से देखें तो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। ये इनका अणुभार है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ये मेल्टिंग पॉइंट है। इसी प्रकार से इनका अणुभार और दूसरे ग्राफ में वाई एक्सिस पर बॉइलिंग पॉइंट। अब इनके संबंध बताए गए कौन कौन से ग्रुप हैं, 4th ए, 5th, 6th ए और 7th ए के हाइड्राइडों के अणुभार और गलनांक के मध्य। इसी प्रकार से इनके अणुभार और क्वथनांक के मध्य। जनरली क्या होगा कि यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक किस पर डिपेंड करते हैं, उनके अणुभार पर। और अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, उनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ेंगे। और किसी ग्रुप में बढ़ते हुए परमाणु भार के साथ उनके हाइड्राइडों के गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ते रहने चाहिए। और ग्रुप 6 ये 4th ए के लिए जो वक्र प्राप्त हो रहा है वो लगभग इसी नियम का पालन कर रहा है। किंतु अगर आगे आप देखेंगे 5th ए, 6th ए और 7th ए के ग्राफ पर, तो हमें ये पता लगेगा कि इनके प्रथम सदस्य के हाइड्राइड जैसे NH3, H2 और HF के गलनांक और क्वथनांक अपवाद रूप से अधिक है, जबकि शेष जितने भी सदस्य हैं उनके अणुभार वाले नियम का पालन हो रहा है। आप इस नियम में देखेंगे, इस ग्राफ में देखेंगे तो आपको ये इसमें दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार से हमने डिफरेंट जो इनके उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। और साथ ही ये देखिए एक और भी चीज़ डिस्कस करते हैं हम, NH3, H2 और HF के अत्यधिक गलनांक व क्वथनांक का कारण भी क्या है, उनमें अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड ही है। अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होगा कि इनके अणु में संगुणन हो जाएगा और ये बहुलीकृत अणु बन जाएंगे। और इनके गलन और क्वथन में क्या होगा, इतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी जो इनमें उपस्थित हाइड्रोजन बंध को तोड़कर अणुओं के संगुणन को समाप्त करे। और फिर गलन और क्वथनांक के लिए आवश्यक ऊर्जा देनी पड़ती है। इनके गलनांक व क्वथनांक के मान बहुत अधिक हो जाते हैं। इन्हीं यौगिकों का अगर मिथाइलेशन कर दें तो हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर क्या आ जाएगा, मेथिल ग्रुप आ जाएगा और हाइड्रोजन बॉन्ड की संभावना समाप्त हो जाएगी। तब उनके क्वथनांक के निरीक्षण करने से आपको एक बात और पता चलती है कि वे अणुभार नियम का पालन कर रहे हैं, अर्थात बढ़े हुए अणुभार के साथ उनके क्वथनांक बढ़ रहे हैं। आप ग्रुप 5th ए से 6th ए के हाइड्राइड और उनके मेथिल व्युत्पन्नों के क्वथनांक को ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार से इनके बॉइलिंग पॉइंट है और ये एलिमेंट है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के द्वारा हम NH3, H2 और HF के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये हमने कुछ एक बिंदु थे जो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध द्वारा समझाए जा सकते हैं, उनको हमने डिटेल से समझा। थैंक यू।